हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विश्व भूगोल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, आकाश गंगा होता है। जो बीपीएससी अवर निरीक्षक उत्पाद 2001 में पूछा गया है। आकाश गंगा क्या होता है? ऑप्शन ए है सौर मंडल का एक ग्रह है। ऑप्शन बी है शनि का एक उपग्रह है। ऑप्शन सी है गैलेक्सी है। और ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा जो है आपका एक गैलेक्सी है। आकाश गंगा क्या है? तो गैलेक्सी है। इसी तरह 2013 में पूछा गया था, सितारों के समूह को क्या कहते हैं? सितारों के समूह को क्या कहते हैं? तो सितारों के समूह क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। कहता है आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं, यह तारों, तारकीय अवशेषों, अंतरकाय धूल, गैस और डार्क मैटर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण रूप से बद्ध समूह प्रणाली है। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की मूलभूत संरचनाएं हैं जिनमें अरबों से लेकर खरबों तारे हो सकते हैं। यानी आकाश गंगा में जो है अरबों से लेकर खरबों तारे हो सकते हैं। यह सितारों के एक समूह का एक सटीक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। आकाश गंगा में तारों का एक विशाल समूह को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। कहता है आकाश गंगा में तारों के विशाल समूह क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं, जिसे दुग्ध मेखली या गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सेकेंड प्रश्न कहता है कि ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था? ग्रहों की गति का जो नियम दिया है इसका खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी में है गैलीलियो, ऑप्शन सी है आपका केपलर, ऑप्शन डी है कोपरनिकस। तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा ना। कहता है ग्रहों का गति का नियम कौन दिया है? तो केपलर दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या है, जर्मनी के खगोलविद और गणितज्ञ जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। इन नियमों की खोज उन्होंने 1609 ईस्वी में किया गया था ना। कहता है ग्रहों के नियम का खोज है केपलर द्वारा कब किया गया था? 1609 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। कहता है कि एक खगोलीय दूरी जो है किसके बीच की दूरी होता है? तो एक खगोलीय दूरी जो किसके बीच की दूरी होता है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऑप्शन बी में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ऑप्शन सी है बृहस्पति और सूर्य के बीच, और ऑप्शन डी है प्लूटो और सूर्य के बीच। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका ए होगा। खगोलीय दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या है? आपका औसत दूरी हो जाएगा। व्याख्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी के रूप में जाना जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। कहता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का दूर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। कहता है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 110 गुना क्या है? बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमा किसके कारण होता है? तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए है तारों की अधिक दूरी तथा हवा में आंधी के कारण, ऑप्शन बी है तारों का छोटा आकार के कारण, ऑप्शन सी है तारों का बड़ा आकार के कारण, ऑप्शन डी है तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण। क्या आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन डी है तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण जो है तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। व्याख्या करता है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं जिनका घनत्व क्या होता है? तो सबका अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश आता है तो इन परतों से होकर गुजरता है और लगातार आपका अपवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करता है? कहता है अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में इंडेफिनिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन क्या स्टार क्या पैदा करता है? तो ऑप्शन ए दिया है सुपरनोवा पैदा करता है, ब्लैक होल पैदा करता है, रेड जाइंट पैदा करता है, कि आप सफ़ेद ड्वार्फ पैदा करता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका ब्लैक होल पैदा करता है। व्याख्या है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि प्रकाश भी इसे बच नहीं सकता है।
नेक्स्ट है ऐसा माना जाता है कि न कहता है नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का क्या कारण है। कहता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार जो है सौर निहारिका के ढहने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में है सुपरनोवा विस्फोट, ऑप्शन बी है आपका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी है आपका सौर पवन, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है तो इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा बी होगा ना। कहता है निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका का ढहने के कारण क्या होगा, तो इसका ढहने के कारण क्या होगा तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। व्याख्या दिया है निहारिका परिकल्पना के अनुसार निहारिकाओं के ढहने का मुख्य कारण क्या होगा तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। जब निहारिका के अंदर के गैसें और धूल कणों का घनत्व बढ़ता है तो इसके आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण यह संकुचित होने लगती है। इस प्रक्रिया से निहारिका का तापमान बढ़ता है और अंततः यह एक तारे के रूप में विकसित होती है। इस सिद्धांत को तारे के निर्माण का प्राथमिक चरण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है उनके द्रव्यमान पर, बी है उनके दबाव पर, ऑप्शन सी है उनकी उम्र पर, और ऑप्शन डी है सौरमंडल में से उनकी दूरी पर। तो इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तारों का जो रंग है उसके तापक्रम पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या है तारों का रंग उनके तापक्रम पर निर्भर करता है। ठंडे तारे लाल होते हैं। कहता है ठंडा तारा कैसा, ठंडा तारा लाल होते हैं। गर्म तारे नारंगी से पीले है ना। कहता है गर्म तारे जो है नारंगी से पीले होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। कहता है कि आपका लाल ठंडा तारा लाल होता है जबकि गर्म तारे जो है नारंगी से पीले और क्या सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे गर्म तारे नीली रोशनी चमकते हैं। सबसे जो गर्म तारे होते हैं वो नीली रोशनी से क्या होते हैं चमकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल निम्न में से संबंधित है। कहता है ब्लैक होल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है ज्योतिष शास्त्र से, ऑप्शन बी है खगोल शास्त्र से, ऑप्शन सी है भौतिकी से, ऑप्शन डी आपका है रसायन शास्त्र से। तो इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन आपका बी होगा। ब्लैक होल से संबंधित है किसे तो खगोल शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या कहता है कि ब्लैक होल खगोलीय शास्त्र से संबंधित है। ब्लैक होल किससे संबंधित है। ब्लैक होल जो है खगोल शास्त्र से संबंधित है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कोई भी वस्तु इसे बाहर नहीं निकल सकती। यह समानता बहुत विशाल तारों की अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाने से बनता है। खगोल शास्त्र ब्रह्मांड, ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपर मैसिव कहते हैं ना। कहता है सबसे बड़ा ब्लैक होल को क्या कहते हैं तो सबसे बड़े ब्लैक होल का क्या नाम है, जिसे सुपर मैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं सुपर मैसिव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी पर एक खगोलीय दूरी है। कहता है किसके बीच की औसत दूरी को जो है खगोलीय दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, ऑप्शन बी है पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी है बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को, और ऑप्शन डी है प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी को। ठीक है, फिर आपका है आपका ई हो जाएगा, इनमें से डी आपका हो जाएगा, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता है खगोलीय दूरी किसके बीच की दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या बोलते हैं खगोलीय दूरी कहते हैं। व्याख्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एयू बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यह लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी को एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है। कहता है हमारे ब्रह्मांड का बने हुए जो वो कितना समय हो गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना 15 × 10⁻⁹ आपका 9 हो जाएगा ना 9 हो जाएगा। कहता है व्याख्या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 × 10⁹ वर्ष है। बिग बैंग की प्रक्रिया के अनुसार इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। कहता है ब्रह्मांड की जो घटना हुआ था आज से कितना वर्ष पहले हुआ था तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिग बैंग का सिद्धांत समझाता है। बिग बैंग जो थ्योरी है वो क्या समझाता है तो ऑप्शन ए तह पर पृथ्वी के उद्गम को बताता है, समुद्र के उद्गम को बताता है, ब्रह्मांड के उद्गम को बताता है, कि आपका गैलेक्सी का उद्गम बताता है। तो आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा ना। कहता है बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ना जो है बताता है। फिर आपका बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसकी व्याख्या करता है तो ऑप्शन होगा हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताता है ना, किसका उत्पत्ति बताता है तो होगा ब्रह्मांड उत्पत्ति हो जाएगा।
व्याख्या है बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं इसके क्रमिक विकास की प्रमुख वैज्ञानिक व्याख्या है। इसके अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं तप्त अवस्था में महाविस्फोट के उपरांत विस्तारित हुआ, जिसे अंतरिक्ष समय एवं पदार्थ अस्तित्व में आए। इस बिंदु को विलक्षणता भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक यह बिंदु अरबों सालों में फैला और ठंडा हुआ, जिससे आज का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा तारामंडल है जो अप्रैल महीने में आकाश के जो है उत्तरी भाग में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका ओरियन का हो जाएगा, आपका बी है लघु सप्तऋषि, ऑप्शन सी है आपका बृहद सप्तऋषि, ऑप्शन डी का हो जाएगा स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। कहता है कि आपका कौन सा तारामंडल जो है अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बृहद सप्तऋषि हो जाएगा। व्याख्या है बृहद सप्तऋषि ने कहता है सप्तऋषि तारामंडल उत्तरी गोलार्ध में रात में देखा जा सकता है। कहता है बृहद सप्तऋषि जो तारामंडल है ये उत्तरी गोलार्ध में रात में देखा जा सकता है और इसमें 7 तारे होते हैं। बृहद सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं, जिनमें से 3 तारे एक तिरछी रेखा में दिखाई देते हैं, जिसे बिग डीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बिग डीपर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। कहता है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, जो आपका 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ऑप्शन ए है तारों का एक समूह है, ऑप्शन बी है घूमते न्यूटन तारे हैं, ऑप्शन सी है किसी तारे का विस्फोट है, ऑप्शन डी है किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा ना। कहता है कि आपका ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो आपका ये घूमते न्यूटन तारे हैं। कौन से तारे हैं, तो घूमते हुए ये आपका न्यूटन तारे हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है कि पल्सर की व्याख्या कहता है कि पल्सर घूमते न्यूटन तारे हैं। पल्सर जो है घूमते न्यूटन तारे हैं। ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। इन तरंगों को पृथ्वी पर दूरबीन से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। कहता है कि हमारी आकाश गंगा को परिक्रमा करने में, जो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लेता है। तो ऑप्शन ए है 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी का होगा 50 करोड़ वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लेता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। व्याख्या है सूर्य को हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के केंद्र की एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष अर्थात 225 से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को ब्रह्मांडीय वर्ष या गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। सूर्य इलेक्ट्रिक केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है और लगभग 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत कक्षीय गति से परिक्रमा करता है। नेक्स्ट हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ये आपका 44वां बीपीएससी जो है आपका 2020 में पूछा गया है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ऑप्शन है आपका 87, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 86, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 90। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका 89 होगा ना। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो आपका 89 तारामंडल है। व्याख्या है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल होते हैं। कितने तारामंडल होते हैं, 88 तारामंडल होते हैं। आकाशगंगा में मौजूद तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। कहता है आकाश में जो तारों का जो समूह है इसे तारामंडल या क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। कुछ स्रोतों में 89 तारामंडलों का उल्लेख भी है। तो यह मान चूंकि यहाँ ऑप्शन 88 नहीं है, इसलिए वो क्या मानना है, तो करना है तो आपको 89 सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल का दिखाता है लाल ग्रह किसे कहते हैं। कहता है लाल ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है आपका बृहस्पति, ऑप्शन डी का आपका अरुण हो जाएगा। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहता है, तो मंगल ना। मंगल ग्रह को जो है मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे लाल ग्रह कहते हैं ना। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तभी हम लोग देखे थे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है, तो यहाँ पर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति पाया जाता है।
फिर आपका है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, जिसका आंसर क्या होगा, तो मंगल आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। कहता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण। कहता है मंगल ग्रह पर जो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है यह लाल दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहला ग्रह है, ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रिक्तिमा दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह या गिरी कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को अंगारक और भौम भी कहा जाता है ना, मंगल ग्रह को जो है अंगारक और भौम भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर दो छोटे उपग्रह प्राकृतिक, मंगल ग्रह के दो जो है छोटे प्राकृतिक आपका उपग्रह हैं। नोट है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो मंगल बृहस्पति में कहता है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को न कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह है। कहता है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है बुध, ठीक है, ऑप्शन ए क्या, तो ऑप्शन ए का बुध हो जाएगा, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी होगा जगह शुक्र, ऑप्शन डी होगा बृहस्पति। तो आंसर क्या होगा, बुध होगा ना, बुध जो है उस सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या कहते हैं, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या कहते हैं, तो बुध कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है, तो आपका बुध होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह ना, कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो आंसर क्या होगा, तो आपका बुध, बुध आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 ग्रहों में बुध सूर्य के से कौन से स्थान पर है, 8 ग्रहों में जो है बुध जो है वो सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो आपका पहला स्थान पर हो जाएगा ना, पहला स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह का कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन होगा, तो बुध हो ना, बुध हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या कहता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, बुध जो है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है ना। कहता है कि चंद्रमा का व्यास कितना, चंद्रमा का जो बुध का ना, बुध का व्यास कितना है, तो बुध का जो व्यास है वो 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से भी छोटा है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज ग्रह है ना। कहता है कि सूर्य की परिक्रमा, बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज ग्रह है। अब इसकी परिक्रमा में केवल 88 दिन लगता है, यानी बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम ठीक इस प्रकार है, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि आपका यूरेनस और नेपच्यून होगा। इसकी सतह चट्टानी और ना अधिकतर गढ़ों से ढका हुआ है ना बुध का। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की सौर प्रणाली है, पृथ्वी की सौर प्रणाली में है ना, पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं, ऑप्शन ए है 6 ग्रह, ऑप्शन बी है 8 ग्रह, ऑप्शन सी है 7 ग्रह, ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा 9 ग्रह। तो कितना हो जाएगा तो 8 ग्रह है ना। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में 8 ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए, कहता है कितने ग्रह जो है ना, कितने ग्रह कितने कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं, तो ये कहता है यहाँ पर 8 दिया है। कहता है ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसे वे गोल आकार धारण करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं ना, जैसे बगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण, अब क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। कहता है चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सफ़ेद, ऑप्शन बी है आपका काला, ऑप्शन सी हो जाएगा नीला, ऑप्शन डी का होगा तो आपका नारंगी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा। कहता है कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, तो चंद्रमा से आकाश जो है आपका काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा देखिए नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपग्रह से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो उपग्रह से देखने पर आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश है वो कई है ना किस रंग का दिखाई पड़ता है, तो काला रंग का दिखाई पड़ता है ना। कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला रंग का दिखाई पड़ता है। व्याख्या कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया था, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया था, जिसके कारण वहाँ सूर्य का प्रकाश प्रकीर्ण नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा या उपग्रह अंतरिक्ष आकाश को देखता है तो उसे काला दिखाई पड़ेगा ना। कहता है चंद्रमा उपग्रह तथा अंतरिक्ष देखने पर जो है आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होगा,
ऑप्शन है नेपच्यून, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है हेली, ऑप्शन डी का होगा चंद्रमा। तो आंसर क्या होगा? चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक ना कहता चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक क्या ना क्या है? ऑप्शन ए है प्लेनेट है, ऑप्शन ए है स्टार है, ऑप्शन बी है सी है आपका सैटेलाइट है, ऑप्शन डी है आपका कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा पृथ्वी क्या आपका है? उपग्रह है, सैटेलाइट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो कौन का होगा? चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या करता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटा में पूरा करता है। कहता है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तब का 27 दिन और 6 घंटा का समय लेता है। अतः इसको एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन लगते हैं। चंद्रमा का एक व्यास पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आपका 1/4 है ना। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास है कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगा ना। कहता है चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारक है ना। कहता है कि अगर पृथ्वी पर ज्वार भाटा कारक कौन होगा? कारण कौन है? तो चंद्रमा हो जाएगा। इसके अलावा यह रात के आकाश में चमकीली वस्तु है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो 1/6 होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन ज्योतिहीन पिंड है? कहता है इनमें से कौन जो ज्योतिहीन पिंड है? ऑप्शन है ग्रह, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आपका तारा, ऑप्शन सी है आपका गैलेक्सी, ऑप्शन डी पर है तारामंडल। तो इसमें कौन सा ज्योतिहीन है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है? तो ग्रह ना, ग्रह का जो है कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या है देखिए व्याख्या करता है सूर्य या किसी अन्य तारों से के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं ना। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है इसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है ना। कहता है कि IAU इंटरनेशनल यूनियन आपका ना कहता है AIU है ना, इंटरनेशनल आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार जो है आपका कहता है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है। कहता है यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थापना आपका जो है स्थापन होती हैं। कहता है यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं वो किस ओर स्थापन होती हैं? तो ऑप्शन आपका है लाल की ओर। ठीक है, ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है अवरक्त, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन का डी का होगा हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? नीला ना, नीला हो जाएगा। व्याख्या कहता है कि जब कोई देखिए व्याख्या कहता है कि जब कोई तारा पृथ्वी की ओर गतिमान होता है, जब कोई तारा पृथ्वी की ओर गतिमान होता है तो उसे उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रेक्षक को कम प्रतीत होती है, अतः आवृत्ति बढ़ जाती है। प्रकाश के लिए इस डॉपलर प्रभाव के कारण तारे के स्पेक्ट्रम अवशोषण या उत्सर्जन रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंगदैर्घ्य वाले नीले सिरे की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इस घटना को ब्लू शिफ्ट या नील विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है? कहता है निम्नलिखित में से कौन है सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है? ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी आपका है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी का आपका हो जाएगा तब का हो जाएगा आपका मंगल होगा। ठीक है, आपका जो है आपका ये कब पूछा गया है? तो आपका BPSC अवन निरीक्षक उत्पाद 2001 में पूछा गया है ये। ठीक है, कहता शनि सबसे बड़ा है। कहता शनि क्या सबसे बड़ा एवं भारी गैस है। कहता शनि सबसे बड़ा क्या है? भारी गैस है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम का गैनीमेड होगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कहता है कि जीवन संभव है किस ग्रह पर जो है जीवन संभव है?
तो ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह पर, ऑप्शन बी है आपका शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन सी है आपका नेपच्यून पर, ऑप्शन डी है मंगल पर। तो आंसर क्या होगा, तो मंगल होगा। व्याख्या कहता है वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का आकलन किया है ना, वैज्ञानिक जो है किस ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर जो है वो जीवन का संभावना का आकलन किए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह पर सबसे पहले जीवन था। कहता है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है मंगल ग्रह पर पहले जीवन था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्या हुआ, विलुप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। कहता है चंद्रमा के सतह पर जो है वो कोई वातावरण नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन ए है यह पृथ्वी के करीब है, ऑप्शन बी है गैस अणुओं का पलायन वेग RMS वेग से कम है, ऑप्शन सी है यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ऑप्शन डी है इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना। कहता है कि चंद्रमा की सतह पर वायु कोई वातावरण नहीं, ये कारण क्या है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग RMS वेग से क्या है न, कम हो जाए ना, कम है। नेक्स्ट प्रश्न, चांद का कोई वायुमंडल नहीं है ना, क्योंकि कहता है चांद का जो है कोई वायुमंडल नहीं है, तो कारण क्या है, तो आपका ऑप्शन का डी हो जाएगा। सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से क्या होता है, अधिक होता है ना। सभी गैसों का जो वर्ग माध्य वेग होता है वो चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए व्याख्या करता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है ना। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। गैस अणुओं के औसत गति से कम है। कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो गैस अणुओं के औसत वेग से क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कमजोर होने के कारण गैस के अणु आसानी से अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक है। इस वजह से गैस के अणु चांद से दूर चले जाते हैं। साथ ही चंद्रमा विकिरण को अवशोषित नहीं करता, जिससे वायुमंडल अस्तित्व में नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न है, केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अथवा प्रसंभवादी नियम का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रहों की कक्षा की आमाप यानी एवं उसके चक्रण काल के बीच के संबंध से है ना। केपलर के ग्रहों की गति के नियम में जो है आवर्तीय अवस्था या संभ्रवादी नियम का संबंध किससे है, तो ग्रहों की कक्षा की आमाप यानी साइज एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से है। व्याख्या करता केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्ती अथवा संप्रवादी नियम का संबंध ग्रह की कक्षा की आमाप एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से है। इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उसके कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट ना। कहता है सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है ये किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका होगा मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी है शुक्र और बुध और शुक्र के बीच, ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल के बीच, और ऑप्शन डी होगा बृहस्पति और शनि के बीच ना। कहता है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जब मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या है सौर मंडल में मुख्य क्षुद्र बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र सूर्य से लगभग 2.2 से 3.2 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है और इसमें लाखों छोटे खगोलीय पिंड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा पिंड सेरेस है, जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता है, वर्गीकृत किया गया है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है। कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार जो पृथ्वी और बुध के बीच है वो कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन ए है आपका शनि है, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह है, ऑप्शन डी का आपका हो जाएगा अरुण ग्रह है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका शुक्र ग्रह है ना। कहता है कि पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है, तो आपका शुक्र हो जाएगा। व्याख्या है सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी और बुध के बीच शुक्र ग्रह स्थित है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक और पृथ्वी के सबसे करीब है। नेक्स्ट प्रश्न, खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय इकाई के ना क्या है, तो ऑप्शन ए है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी है, ऑप्शन सी है आपका पृथ्वी और मंदाकिनी के मध्य की दूरी है, कि ऑप्शन डी है पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की दूरी है। तो कहता है खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय एकक क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
व्याख्या कहता है कि खगोलीय एकक एक मापदंड है, खगोलीय एकक एक मापदंड है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को दर्शाता है। यह अंतरिक्ष में दूरी को नापने का के लिए प्रयोग किया जाता है। एक खगोलीय एकक की इकाई ना 14,149.96 लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर क्या के बराबर आपका होता है। नेक्स्ट है सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य के द्वारा जो है विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी में है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी होगा दहन, ऑप्शन डी का हो जाएगा कॉस्मिक विकिरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहता है सूर्य के विकिरण का ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। व्याख्या नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निकलती है। सूर्य से हाइड्रोजन परमाणु नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक परमाणु नाभिक बनाते हैं ना। कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो किस में बदल रहा है, तो हीलियम नाभिक बदल रहा है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी का है तो स्रोत का है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत कर दिया गया था। कहता है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन है 1996 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2008 में ना। तो प्लूटो को जो है वो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया है। यह निर्णय प्लूटो के कक्षीय ढलान और ग्रह के मापदंडों का पालन न करने के कारण लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी है आपका है एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा फर्मी। तो किसे क्या कहते हैं, इसे आपका तो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। व्याख्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी यानी आपका AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है ना। कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो आपका 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। एक भू स्थिर जो उपग्रह होता है इसका आवर्तकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 24 दिन, ऑप्शन बी है 365 दिन, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 24 घंटा, ऑप्शन डी है 12 घंटा 12 घंटा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 24 घंटा। एक भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 24 घंटा होता है। व्याख्या कहता है कि भू स्थिर उपग्रह वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष नियत स्थिर प्रतीत होता है, इसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इसका आवर्तकाल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड जो लगभग 24 घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुपिटर ग्रह जैसे बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा की खोज किसने किया था। कहता है जुपिटर ग्रह के ऊपर जो है चंद्रमा की खोज न किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है गैलीलियो द्वारा, ऑप्शन बी है कोपरनिकस द्वारा, ऑप्शन सी है केपलर द्वारा, ऑप्शन डी है न्यूटन द्वारा। तो आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा ना। कहता है कि आपका बृहस्पति के चंद्रमा की खोज कौन किया था, चंद्रमा की खोज जो किया है बृहस्पति की चंद्रमा की खोज वो कौन किया है, गैलीलियो किया है। चलिए व्याख्या कहता है प्रसिद्ध इतालवी खगोलीय शास्त्र गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमा की खोज की थी। इन चंद्रमाओं को गैलीलियन चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार न कितना होता है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी के भार के 1/6 के बराबर, ऑप्शन बी है पृथ्वी के भार का 1/2 के बराबर, इसके बाद ऑप्शन सी है पृथ्वी के भार का 1/3 के बराबर, ऑप्शन डी है पृथ्वी के भार के बराबर। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है ना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो 1/6 का होता है। व्याख्या है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति 1/6 चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 के बराबर होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है ना। चंद्रमा का जो व्यास द्रव्यमान होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होता है, तो 1/81 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। कहता है उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने सबसे पहले ये
खोज किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा करती है, तो कौन हो जाएगा, कोपरनिकस ना, कोपरनिकस हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, इसका लगाता है ना, इसका खोज कौन किया है, तब कहा ऑप्शन है कोपरनिकस, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा केपलर, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी का डार्विन होगा। तो क्या होगा, तब का ये आपका ए हो जाएगा कोपरनिकस ना। कहता है सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है ये कोपरनिकस दिया, जो पोलैंड करने वाले थे। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इस तथ्य का पर जो है प्रमाण सबसे पहले कौन प्रमाणित किया था, तो ऑप्शन आपका ए आपका हो जाएगा केपलर, ऑप्शन बी में है कोपरनिकस, ऑप्शन सी में है न्यूटन, ऑप्शन डी में गैलीलियो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो कोपरनिकस कहता है ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसको किसने प्रमाणित किया था, तो कोपरनिकस प्रमाणित किया है। व्याख्या कहता है कि निकोलस कोपरनिकस 1530 में कोपरनिकस की किताब डी रेजुलेशन प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी की गति ब्रह्मांड का एक केंद्र नहीं, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी सही सभी ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है, जिसे दिन और रात होते हैं, और एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 0 डिग्री घूमती है। कहता पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 0 डिग्री घूमती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड कौन होगा, तो ऑप्शन है पृथ्वी है, ऑप्शन बी है बृहस्पति है, ऑप्शन सी है आपका शनि है, ऑप्शन डी कहाँ सूर्य होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा ना। सौरमंडल का प्रधान जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, तो सौरमंडल का प्रधान जो आकाशीय पिंड का हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। व्याख्या देता है कहता है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ना, सूर्य जो है कहाँ, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नोट में आपका केंद्र को ना गैसों का गोला कहते हैं, केंद्र को जो है गैसों का गोला कहते हैं सॉरी सूर्य को जो है सूर्य को गैसों का गोला कहते हैं, सूर्य को क्या कहते हैं, गैसों का गोला कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम ना गैसें सर्वाधिक है, सूर्य में किसकी मात्रा अधिक है, तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा क्या है, अधिक है। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स।